सीएम धामी पहुंचे काशीपुर। गुरुमत संत समागम कार्यक्रम में की शिरकत। बोले सिख गुरुओं का त्याग देश के लिए अनुकरणीय है। देहरादून में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन। सीएम धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने किया उद्घाटन। बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन की तारीख का भी हुआ ऐलान। अभिनेता राजकुमार राव, अभिनेत्री तृप्ति डिमरी और निर्देशक राज सांडिल्य ने की सीएम धामी से मुलाकात। सीएम ने कहा, उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग के लिए प्रयासरत है सरकार। आईएएस दिलीप जावलकर होंगे उत्तराखंड के नए गृह सचिव। चुनाव आयोग ने 3 नामों के पैनल में से जावलकर के नाम पर लगाई मुहर। और नैनीताल हाई कोर्ट में भूस्खलन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई। कोर्ट ने याचिका को किया निस्तारित। याचिकाकर्ता को दी लिबर्टी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सिख समाज के महान संत समागम के कार्यक्रम में शिरकत की। बता दें कि बाजपुर रोड स्थित गोराया पेपर मिल में 3 दिवसीय महान संत समागम कार्यक्रम चल रहा था, जिस पर नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे। उत्तराखंड बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में देहरादून में सीएम धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान बीजेपी के उत्तराखंड चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम, वहीं बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नामांकन की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। 23 मार्च को नामांकन के बाद हरिद्वार में एक भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। मोदी जी को समर्थन और वोट देने के लिए 19 तारीख का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि 19 तारीख का मतदान का दिवस आए और सारे लोग इसको एक उत्सव के रूप में मनाएंगे, एक त्योहार की तरह मनाएंगे और बड़े अंतर से यहाँ से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। 22 तारीख को अल्मोड़ा के प्रत्याशी हमारे अजय टोटा जी नामांकन करेंगे। उसका 23 तारीख को 22 को ही, क्योंकि हरिद्वार में डिजिटल नामांकन की पद्धति प्रारंभ हुई है और मोदी जी के डिजिटल के जो विश्वव्यापी जो संदेश है, उस संदेश को देने के लिए हमारे हरिद्वार के प्रत्याशी श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी 22 तारीख को तो डिजिटल नामांकन करेंगे, ऑनलाइन नामांकन करेंगे और 23 तारीख को फिर हम वो एक जन समर्थन के रूप में उनका नामांकन कार्यक्रम होगा। माला राज्य लक्ष्मी शाह को भाजपा ने एक बार फिर से टिहरी संसदीय सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पहली बार माला राज्य लक्ष्मी शाह चंबा नई टिहरी भ्रमण पर पहुंची। इसी दौरान सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह का भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ू और फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। भ्रमण के दौरान सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने चंबा में स्थित विक्टोरिया क्रॉस शहीद वीसी गब्बर सिंह के स्मारक में माल्यार्पण कर उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता के बीच केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और विभिन्न विकास योजनाओं को लेकर जा रही है।
लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जिसने मुझे इस बार भी टिकट दिलाया। और ये क्योंकि आदरणीय मोदी जी का जो विचार है हम आगे उसको बढ़ाकर रहेंगे। और जो बाकी काम है, जो बाकी है, क्योंकि जो कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत काम रह गया है, उसको हम कंप्लीट करेंगे और आगे का क्या होगा उसको काम देखकर हम चलेंगे। लोगों उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वहीं कांग्रेस की ओर से बचे 2 सीटों पर प्रत्याशियों के लिए मंथन का दौर चल रहा है। बता दें कि दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में CWC के बैठक का आयोजन किया जा रहा है। वहीं पर इसी बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के शेष उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रत्याशियों के नामों को लेकर जो स्थिति है वो साफ हो जाएगी। और वैसे भी कांग्रेस प्रदेश संगठन लगातार उन क्षेत्रों में काम कर रहा है। हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, लगातार जो है जनता के संपर्क में है। और सरकार की जो जन विरोधी नीतियां है, राहुल गांधी जी का जो प्यार मोहब्बत का संदेश है, जो रोजगार की गारंटी है, वो जनता तक कांग्रेस के जन पहले से ही पहुंचा रहे हैं। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद अब नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड में संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 20 से 27 मार्च तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। उससे पहले जरूरी दिशा निर्देश भी सभी लोकसभा क्षेत्र के RO कार्यालय के मुख्यालय पर चस्पा किए जाएंगे। जो भी प्रत्याशी रहेंगे उनकी चेक लिस्ट और सिक्योरिटी डिपॉजिट को लेकर पहले से जानकारी दे दी गई है। कल हमारी पब्लिक नोटिफिकेशन की तिथि है 20 मार्च और कल ही से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो नामांकन के लिए भी कुछ जो प्रमुख बातें हैं, जैसा कि ये जो पब्लिक नोटिस है सभी RO मुख्यालय पर, यानी कि जो हमारी 5 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं उनमें मुख्यालय पर नामांकन हेतु पहले ही पब्लिक नोटिस 10 बजे से पूर्व चस्पा कर दिया जाएगा। और उसके बाद 11 से लेकर 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया प्रतिदिन 27 तारीख तक चलेगी, एक्सेप्ट ऑफ पब्लिक हॉलीडेज, यानी कि जो बीच में एक अवकाश है होली का, उसको छोड़कर। नगर पालिका बौराड़ी सभागार में 580 पीठासीन अधिकारियों के लिए एक व्यवहारिक और सैद्धांतिक ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में नोडल मास्टर ट्रेनर, मुख्य शिक्षा अधिकारी और मास्टर ट्रेनर DPRO ने पीठासीन अधिकारियों को नवाचारी व्यवहारिक तकनीकों और निर्वाचन प्रक्रिया से विशेषज्ञता की जानकारी दी। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान से जुड़े सभी कार्मिक भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का पूर्ण पालन करेंगे। वहीं जिलाधिकारी ने निर्वाचन संबंधी उपकरणों के प्रशिक्षण स्थल का निरीक्षण किया, साथ ही मशीन प्रशिक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पोलिंग पार्टीज हैं उनकी ट्रेनिंग प्रारंभ की गई है और इसमें सभी जो भी हमारे कार्मिक अभी तैनात हुए हैं उनको यही डायरेक्शन दिए गए कि कैसे भारत निर्वाचन आयोग की जो भी गाइडलाइंस है उसका पालन किया जाना है। EVM को लेकर हो या पोलिंग स्टेशन को लेकर हो, मतदान को लेकर हो, उसको काफ़ी विस्तृत तौर पर प्रेजेंटेशन के माध्यम से और हैंड्स ऑन के माध्यम से यहाँ पर सिखाया जा रहा है। और जो भी दूरस्थ क्षेत्र के पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पर थोड़ा पैदल चलना हो, उनके लिए हम लोगों ने अलग जो व्यवस्थाएं करी हैं उनके रहने खाने की, या जो ज़्यादा ठंड जहाँ पड़ती है, अगर बर्फबारी बारिश का माहौल हुआ तो उसके लिए क्या क्या तैयारियाँ हैं। और कुछ एरिया ऐसे भी हैं जो कि आपदाग्रस्त रहते हैं, उसके लिए जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है उसके बारे में भी उन लोगों को बताया गया है। हल्द्वानी के मुखानी चौराहे के करीब काला ढूंगी रोड पर मंगलवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क पर खड़ी स्कूली वैन में अचानक भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू किया, लेकिन तब तक वैन पूरी तरह जलकर खाक हो गई थी। गनीमत रही कि उस वक्त वैन में कोई भी मौजूद नहीं था, वरना ये अग्निकांड एक बड़ा हादसा साबित हो सकता था। उत्तराखंड में चमोली जिले के हरमनी मल्ली गांव में एक महिला के मकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई।
जिसमें घर में रखे कपड़े, राशन, नकदी और महत्वपूर्ण कागजात जलकर राख हो गए। घटना की सूचना पर राजस्व उप निरीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच रिपोर्ट अपने उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दी। उन्होंने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद महिला को मुख्यमंत्री राहत कोष से समुचित आर्थिक सहायता के लिए रिपोर्ट भेजी जा रही है। ये मैं नीचे सो रखा था और ऊपर आग लग गई, पता नहीं कैसे लगी ये आग, मुझे मालूम नहीं है। वो मेरा बेटा कमरा था, एक विधवा महिला हूँ मैं, और मैं अपना कार गुजारा कैसे करूंगा। सारे मेरे आग लग के सारे बिस्तरे, कपड़े, फर्नीचर, टीवी सब चीज बर्बाद हो गई। बड़ी मुसीबत से मेरे वो कर रखा था, जोड़ रखा था, एक गारंटी का काम करके वो करके मेरे बच्चे का भी सारा डॉक्यूमेंट सारे वो हो गए, पासपोर्ट बना रखा था। बड़ी मुश्किल से मेरे पढ़ा लिखा रखे थे, पर अब क्या करूं मैं इस मुसीबत में, मेरा कुछ नहीं है, सारा अब कुछ नहीं रहा मेरे लिए। यहाँ पर नीचे गांव में हल्ला हो रहा था, जिससे कि मैं नीचे आया। नीचे आने के बाद यहाँ पर गांव की सारी महिलाएं और बुजुर्ग और नौजवान साथी और सारे इस गरीब महिला के सहायता के लिए, इतनी बड़ी आग लग चुकी थी जिससे कि ऊपर से मकान का छत भी तोड़ना पड़ा। और यह एक विधवा महिला है, 26 साल पहले इसके पति का देहांत हो चुका था। इसके 2 नादान पाले हैं जो कि अभी तक कोई सरकारी नौकरी पे नहीं है, बेरोजगार घूम रहे हैं। रामपुर तिराहा कांड के दोषियों को उम्र कैद की सजा के अहम फैसले के लिए नैनीताल के राज्य आंदोलनकारियों में खुशी की लहर है। प्रेस वार्ता के दौरान राज्य आंदोलनकारी पूरन मेहरा ने कहा कि यह अन्य दोषियों के लिए भी मील का पत्थर साबित होगी। जो मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को जो सजा हुई है, कोर्ट द्वारा सजा दी गई, उसमें हम सभी आंदोलनकारी बल्कि पूरे उत्तराखंड की जनता उसका स्वागत करते हैं। और ये कहीं न कहीं जो आगे जो दोषी हैं उनको सजा दिलाने में मील का पत्थर साबित होगा। कि अभी जो न्याय मिला है इसको हम आंदोलनकारी अभी न्याय की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जो मुजफ्फरनगर का जो कांड हुआ 2 अक्टूबर 1994 1 अक्टूबर की रात को, उसमें हत्याएं हुई, हमारे आंदोलनकारी साथियों को गोलियों से भून दिया गया। उसका कोई भी मामला विचाराधीन, ना तो सीबीआई द्वारा सीबीआई की जो केस दर्ज है ना तो उसमें विचाराधीन है, न कि कोई हमारे अन्य कोर्टों में ऐसा कोई हत्या का मामला विचाराधीन है। हम मांग करते हैं कि जिन्होंने हत्या की, जो उसमें संलिप्त थे, उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। और उन्हीं के ऊपर दोबारा से हमारी जो उत्तराखंड की सरकार है वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय से दोबारा से अनुमति लेकर उस पर केस दायर करे। रामपुर तिराहा कांड में सामूहिक दुष्कर्म और छेड़छाड़ के दोषी को 2 PAC सिपाहियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जिसको लेकर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और टिहरी संसदीय क्षेत्र में से कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि अदालत के फैसले के बाद उत्तराखंड के राज्य आंदोलन के पीड़ितों और उनके परिजनों को बड़ी राहत मिली है। वहीं 30 साल की लंबी लड़ाई के बाद न्याय मिला है। उन्होंने कहा कि जब अलग उत्तराखंड को लेकर आंदोलन किया जा रहा था तो 1994 में मसूरी गोलीकांड के बाद रामपुर तिराहा कांड हुआ था। बाद में ये सब लोग जाकर दिल्ली में जो है राजनाथ सिंह जी के साथ उनके पीए बन गए, और पीए बनने के बाद इसको ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभावित होता चला गया। और अब जाकर जो है ये निर्णय लिया गया, और ये निर्णय लेकर जो है आंदोलनकारी साथी जो है कोर्ट का भी धन्यवाद करता है, और आप सभी पत्रकार मीडिया का भी धन्यवाद। उत्तराखंड में खानपुर के मंगलौर क्षेत्र में हो रही लगातार विद्युत कटौती से परेशान किसानों ने बिजली घर का घेराव कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। किसानों ने विद्युत विभाग पर किसानों का शोषण किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विद्युत विभाग के अधिकारी जानबूझकर विद्युत कटौती कर रहे हैं और बिजली के बिल भी बढ़ाकर भेज रहे हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष ने कहा कि किसानों के बिजली बिल माफ किए जाने और
विद्युत कटौती को बंद करने की मांग को लेकर किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। वहीं उन्होंने समस्या का समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। ये किसानों की जो अघोषित बिजली के कट है, जब पानी देने का टाइम हो जाता है तब ये कह देते हैं एक्शन को फोन करो जी ऊपर से कट रही, ऊपर से कट रही। पता नहीं भगवान ही काट रहा किसानों के लिए बिजली, बताते नहीं है कुछ भी। और ये जो बिजली में बिलों में हेरा फेरी कर रखी, ये जो छोटे लाइनमैन है इनके पैसे खाने का ये काम बना हुआ है। तो इन्हें बहुत समझाने पे जब ये कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई इनका ऐसी एक्शन कोई सुनने को तैयार नहीं, तो आज फिर शास्त्री जी ने फैसला किया था यहाँ पे जो है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चलेगा, जब तक मांग नहीं मानेंगे तब तक चलेगा। हमने 15 तारीख में एक नोटिस जारी कर दिया था यहाँ के 80 महोदय को, दोनों एक्शन को, ग्रामीण वाले को भी टाउन वाले को भी, क्योंकि क्षेत्र में लगातार एक तो अघोषित बिजली कटौती करी जा रही और अवैध तरीके से छापेमारी करी जा रही और किसानों पर, मजदूरों पर, गरीब जनता पर बिल इतने बढ़ा चढ़ा कर भेजे जा रहे। अगर किसी का बिल एक महीने का 1000 का आया तो अगले महीने में वो 5000 का होगा और ठीक कराने के लिए किसानों को, मजदूरों को चक्कर काटने पड़ रहे। हमारे पास रिकॉर्डिंग है जो वो ठीक करने के लिए उनके जो कर्मचारी वे पैसे मांगते हो। तो हमने कई बार अधिकारियों को कहा, लेकिन बिजली विभाग इतना लापरवाह हो रहा है कि किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। नैनीताल की लाइफलाइन कही जाने वाली बलिया नाला में हो रहे भूस्खलन को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिका को निस्तारित कर दिया है। साथ में याचिकाकर्ता को लिबर्टी भी दी है और कहा है कि अगर उन्हें लगता है कि कार्य की गुणवत्ता में कोई कमी या अनियमितताएं पाई जाती हैं तो याचिकाकर्ता प्रार्थना पत्र के माध्यम से कोर्ट को अवगत करा सकते हैं। साथ ही राज्य सरकार ने कोर्ट को अवगत कराया कि बलिया नाला के निर्माण कार्य के लिए टेंडर निकालकर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और कार्य प्रगति पर है। आपको बता दें कि पूरे मामले में नैनीताल निवासी अधिवक्ता सैयद नदीम ने 2018 में उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की थी। आज सीएससी ने कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि वो बिड फाइनलाइज हो गई है और कार्य जो है वो प्रगति पे है और बहुत तेजी से चल रहा है। तो कोर्ट ने ये कहते हुए कि अगर ये कार्य संतोषजनक है तो हम इस रिट पिटीशन को आज अभी डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, लेकिन अगर कार्य की गुणवत्ता और किसी चीज पे भी आपको कोई कमी पाई जाती है तो पिटिशनर को ये अनुमति दी है कि वो एप्लीकेशन के माध्यम से इस रिट को पुनर्जीवित करके अब उस कार्य की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए पुनः इसको कोर्ट के समक्ष ला के कोर्ट के संज्ञान में। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। राजनीति खेल है शहर और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा। जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आता। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24।
राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा। बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आता, अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। तो टिहरी जिले के मुनि की रेती क्षेत्र में चारधाम यात्रा और होली पर्व के चलते यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन के लिए थाना मुनि की रेती पुलिस ने नगर पालिका की मदद से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। टीम ने होटल त्रिहारी, कैलाश गेट, मधुबन तिराहा, जानकी पुल रोड, शिवानंद गेट और राम झूला पार्किंग से अतिक्रमण हटाया। अवैध रूप से ठेली और फंड लगाने वाले 45 संदिग्ध व्यक्तियों का चालान भी काटा। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज हरिद्वार के छात्र छात्राओं ने के चौक और मुख्य बाजार में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशे के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक किया। इस दौरान छात्रों ने नशे से होने वाले नुकसान बताए। छात्रों ने कहा कि हमारे समाज को नशे के सामान एक दीमक की तरह खोखला कर रहा है। वहीं आगे हम आज नहीं जागे तो कल बहुत देर हो चुकी होगी, ऐसा संदेश दिया। उत्तराखंड के बैल पड़ाव मिनी स्टेडियम में बैल पड़ाव स्पोर्ट्स क्लब की ओर से स्वर्गीय मोहन सिंह खनायत की स्मृति में 2 दिवसीय पुरुष ओपन वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं पुरुष ओपन वॉलीबॉल प्रतियोगिता में उत्तराखंड की 22 टीमों ने प्रतिभाग किया। इस प्रतियोगिता की खास बात यह रही कि यह प्रतियोगिता दिन रात खेली जा रही है। बुधवार को यह प्रतियोगिता का फाइनल मैच खेला जाएगा। वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इसमें 20 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं और इसका समापन कल दिनांक 20 तारीख को होना है। और यहाँ से दूर दूर से टीमें आई हुई हैं, जैसे आपका मुरादाबाद, देहरादून, स्टेडियम, दिल्ली, रोहतक, तो ये सभी जगहों की टीमें यहाँ पे प्रतिभाग कर रही हैं। और एक इसका ये मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे जो युवा पीढ़ी है इसको नशे से दूर करते हुए और इस खेल की ओर को अपना रुझान करें, यही हमारा एक संदेश है। 2 दिवसीय दिन रात का वॉलीबॉल टूर्नामेंट, ओपन पुरुष वॉलीबॉल टूर्नामेंट जो कि 19 और 20 तारीख को होना है और जैसा कि सुचारू रूप से चालू है। और इसमें स्वर्गीय श्री मोहन सिंह खनायत जी की स्मृति में हमें बहुत बड़ा सहयोग मिला है हमारे भाई खनायत जी का। और इस टूर्नामेंट में हमारे बैल पड़ाव के पुराने दिग्गज खिलाड़ी जो कि हमें पूरा समर्थन दे रहे हैं। नैनीताल के सेंट जोसेफ कॉलेज में संजय सनवाल द्वारा निर्देशित चाइल्ड लेबर पर बनी फिल्म कन्नू की पहली स्क्रीनिंग हुई। फिल्म स्क्रीनिंग का उद्घाटन स्थानीय विधायक सरिता आर्य ने किया। वहीं विधायक ने कहा कि चाइल्ड लेबर पर बनी ये एक फिल्म प्रेरणादायी फिल्म है। उन्होंने फिल्म के लिए निर्देशक संजय सनवाल का आभार प्रकट किया और कन्नू का मुख्य किरदार निभाने वाले देव राजपूत की एक्टिंग की भी प्रशंसा की। फिल्म में मुख्य किरदार कन्नू की भूमिका टीवी 24 की पत्रकार कंचन वर्मा के बेटे देव राजपूत ने निभाई है। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।